Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashish Agarwal and I welcome you all on my YouTube channel. So we are doing chapter number 2 जो हम देख रहे थे एक बार टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एंड अगर एक बार हम फटाफट ओवरव्यू करना चाहें कि अब तक हमने क्या-क्या डिस्कस किया, तो एक बार फटाफट से जस्ट गो थ्रू ओवर द टॉपिक्स एज़ वेल। एक साथ करते हैं। कॉन्सेप्ट्स इन टैक्सेशन देख रहे थे। कॉन्सेप्ट्स इन टैक्सेशन के अंदर हमने अपने असेसमेंट ईयर को रीड किया। असेसमेंट ईयर के बाद पर्सन की डेफिनेशन समझी कि कौन-कौन से लोग यहाँ पे आएँगे। देन वी जस्ट हैव अ लुक एट द असेसी क्या होता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डीम्ड असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर कब बनोगे, आरएनओआर कब बनोगे, नॉन रेजिडेंट कब बनोगे। एंड ये क्यों जानना होता है ताकि मैं ये देख सकूँ कि कौन-कौन सी इनकम मेरे हैंड्स में टेबल होने वाली है। देन उसके बाद इसमें कंडीशन थी 60 डेज विल गेट एक्सटेंडेड टू 182 डेज, कहीं-कहीं पे 120 डेज हो जाएँगे। डीम्ड रेजिडेंट बन सकते हो आप। आरएनओआर की कंडीशंस कुछ हो गई हैं, वो सब एक बार आप जस्ट गो थ्रू करना। उसका रेज़ोल्यूशन स्टेटस कंपनी का कैसे होगा, एचयूएफ का कैसे होगा। उसके बाद हम कंपनी के केस में अगर देख रहे हैं तो पोएम देखते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका कहाँ पे है। नॉन रेजिडेंट होगा तो कंपनी नॉर्मल इनकम टैक्सेबल होगी। देन वी हैव जस्ट लुक हैव हमने हेड्स ऑफ इनकम देखी कि सैलरी इनकम कैसे टैक्सेबल होगी। सैलरी इनकम के बाद हमने ये चेक किया सैलरी इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, सैलरी इनकम होती है हमारे पास। उसके बाद देन हमने क्या देखा कि सैलरी इनकम के कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। देन वी हैव अ लुक एट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी देयर टू। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर म्युनिसिपल डिडक्शंस मिलती हैं, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। वो सब हमने देख लिया। उसके बाद हमने चेक किया था यहाँ पे कि बिज़नेस क्या होता है, पीजीबीपी की इनकम के अंदर कैसे चीज़ें कंप्यूट की, पीजीबी की इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है बेसिकली। स्पेक्युलेटिव इनकम क्या होती है, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम क्या होती है, डिफरेंस अगर देखा जाए तो टैक्स रेट बेसिकली नॉर्मली सेम ही होता है, चाहे स्पेक्युलेटिव इनकम हो चाहे नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम हो। वो जो टैक्स लायबिलिटी होगी, जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो सेम रेट से ही होता है, बट द डिफरेंस इज कि आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। देन वी हैव लुक एट द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे टैक्सेबल टैक्सेबल होता है, जब हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तब हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। बट कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जो हम आगे देखेंगे कि जब हम कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है तब कैपिटल गेन कंप्यूट तो किया जाएगा बट टैक्सेबल उस टाइम पे नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की इनकम जो कहीं टैक्स नहीं हो पा रहा वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा। वो एक बार हमने चेक कर लिया। तो फिर हमने रिबेट के बारे में बात की थी कि न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में कैसे रिबेट होती है। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम तक आने के लिए जो भी एग्जामिशन में मिल रही होती है वो ऊपर हो जाती है। ग्रॉस टोटल जीटीए जब निकालते हैं उसमें से फिर हम डिडक्शंस माइनस करते हैं। कुछ क्लबिंग होनी होती है वो करते हैं, सेट ऑफ करना होता है वो करते हैं। उसके बाद हम टोटल इनकम पे आते हैं। टोटल इनकम का हमने देखा था कि अगर हम कॉर्पोरेट एसएससी की बात करते हैं, कोई कंपनी की बात करते हैं तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेगा। अपने टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल कंप्यूट तो कर ली बट कहीं न कहीं वहाँ पे मैट का प्रोविजन जो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट की बात करते हैं, वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। और इंडिविजुअल्स के केस में जो एक कुछ कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए एएमटी की प्रोविजंस आ गए थे। तो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए वहाँ पे एएमटी के प्रोविजन हमारे अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो कि 15% ही हो गया है, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। फिर हमने क्लब इनकम के बारे में चेक किया था, क्लबिंग ऑफ इनकम कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ये सभी प्रोविजन आप चेक कर लेना। इंटर हेड एडजस्टमेंट जब हमने लॉसेस की बात की थी कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज बिजनेस इनकम का आपस में कैसे-कैसे होगा। सो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हमने चेक किया था, इंटर हेड एडजस्टमेंट हमने चेक किया था गेन्स के केस में, कैपिटल गेन के केस में, पीजीबीपी के केस में हमने ऑलरेडी चेक कर दिया था। अदर सोर्स के हमने बोला था कि कैरी फॉरवर्ड अलाउ होता ही नहीं, आप जो सेट ऑफ कर सकते हो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है, इंटर हेड एडजस्टमेंट उसी ईयर में आप कर सकते हो बट उसका कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थी। So now in this particular video we are going to discuss जो भी बैलेंस हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर का वो हम कवर करने का ट्राई करेंगे। एंड इस चैप्टर में अगर इसी वीडियो में हम कवर कर पाए जो अनेक्जर जो हमारे पेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स लायबिलिटी वो भी कवर करने का ट्राई करेंगे। इन केस अदरवाइज एक छोटी सी वीडियो उसके लिए अलग से बना दी जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंस इन इन्वेस्टिंग एंड डीलिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज क्या होता है। तो देखो जी सिंपल सी बात यहाँ पे हम जो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो ये होने वाला है कि आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में डील तो करते हो, आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में डील करते हो, बट जब आप शेयर्स एंड सिक्योरिटी में डील कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, ये आपका बिजनेस ही हो गया है, आपका धंधा ही यही है कि आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में सेल परचेज करते हो या फिर आप खाली इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप इसमें डील करते हो। जो भी आप गेन यहाँ से अर्न करते हो कैपिटल गेन का नेचर का होगा। तो विच मीन्स कि आपने जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होल्ड की हुई हैं वो इन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट है या इन द नेचर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो बिजनेस की इनकम में जाएगा, उसके लिए टैक्स आपकी आपकी फिर क्या होगी, टैक्सेबिलिटी बिल्कुल अलग चली जाएगी। और अगर आप गेन के कैपिटल एसेट के फॉर्म में रखा हुआ है फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जैसे भी क्वालिफाई किया जाएगा बेसिस ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, फिर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेंगे। बट उसकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल ही अलग हो जाएगी एज कम्पेयर टू द बीजीपी की इनकम की। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम डिफरेंस क्या है बेसिकली जब हम डील करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और डील करते हैं शेयर सिक्योरिटीज का, तो डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है
कि जो भी शेयर्स हैं या अदर सिक्योरिटीज हैं वो या तो आप कैपिटल एसेट के रूप में होल्ड कर सकते हो और फिर आप जो गेन अर्न करोगे वो दैट विल बी क्वालिफाइड एज अ क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और यू कैन ईदर क्लासिफाई एज अ स्टॉक इन ट्रेड या फिर ट्रेडिंग एसेट और बोथ। यानी आप बता दो कि मेरा ट्रेडिंग एसेट ही यही है, स्टॉक इन ट्रेड ही मेरी यही है। अगर आप ये करोगे तो यहाँ से आपको फिर पीजीपी की इनकम आनी चालू हो जाएगी, और आप कैपिटल एसेट करोगे तो कैपिटल गेन की इनकम आनी चालू हो जाएगी। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर्स के अंदर सिक्योरिटीज के अंदर, उसकी मैं करेक्टर डिटरमाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। It's a fact-specific determination and has led to a lot of uncertainty and litigation in any past. Yes. यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ये बता सकता है कि नहीं नहीं जी मैं तो रोज का करता हूँ बट मैं फिर भी इसको कैपिटल एसेट ही मानूंगा, मैं रोज नहीं करता तब भी वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो पीजीबी मानूंगा। तो कोई भी बंदा इसके हिसाब से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है जब पास्ट में नहीं था, आपकी क्लैरिटी नहीं थी हमारे पास, तो यहाँ पे बहुत सारी लिटिगेटिव चीजें हो जाती थी कि कोई बंदा उसको कैपिटल एसेट बता रहा है, नेक्स्ट ईयर उसको पीजीबी की इनकम में पुट करना चाह रहे हो, क्योंकि आप कैपिटल गेन में सेट ऑफ कैन में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो देखा था हमने, एंड पीजीबी में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसमें फिर ये लिटिगेटिव पोजीशन इसलिए हो जाती है कि आप ये देखना चाह रहे हो कि आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सीबीडीटी कोई क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आई थी तो आपने इसको पीजीपी अपनी मर्जी से चुन लिया, आपने कभी कैपिटल गेन इसको अपनी मर्जी से चुन लिया, जैसे ट्रांजेक्शन आप जैसे घुमाना चाह रहे हो वैसे अपनी मर्जी से घुमा रहे हो। और या फिर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप सोचते हो कि 1 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा, मैं इसको कैपिटल एसेट की तरह डिटरमाइन कर लेता हूँ, चाहे वो आप उसमें डेली डील करते हो। तो ये चीज़ थोड़ी फैक्ट बेस्ड स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन थी, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ओवर द इयर्स डिफरेंट पैरामीटर्स थे अलग-अलग, कोई किस इसको स्टॉक इन ट्रेड के रूप में डील कर रहा है इन ट्रांजैक्शंस को, कोई कैपिटल एसेट की तरह डील कर रहा है, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी। बट सीबीडीटी की सर्कुलर हमारे पास आई है डेटेड 13 अगस्त 1980 जिसका याद करने की जरूरत नहीं है। सीबीडीटी की सर्कुलर एक 2017 में भी आई थी जो कि समराइज करता है प्रिंसिपल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ द फील्ड फॉर्मेशन, कि आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे। कुछ तो भाई ग्राउंड होना चाहिए ना कि जिसके बेसिस हम समझें कि भैया ये क्या है, ये कैपिटल एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड है। So disputes however continue to exist on the application of these principles to the fact of this and this blah 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 blah. इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या गया है, सिबिडेट रियलाइज करता है कि सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड वंस एंड विद अ फ्यू टू रिड्यूस द लिटिगेशन एंड अनसर्टेनिटी मैटर इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द aforesaid circular further instruct the assessing officer in holding where the surplus generated from the sale of listed share or the securities would be treated as capital gain or business income to account the following। तो यानी कि सीबीडीटी ने कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऊपर बताई हैं कि आप इनको कब कैसे डील करोगे, बट फिर भी एक तरीके से एक थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे एक समराइज किया है कि किस चीज को कैसे हमें कब क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर असेसी वेयर द असेसी यानी मैं एक असेसी हूँ, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, मैं असेसी आपके पास आता हूँ और सामने से बोलता हूँ इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, मतलब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग को तो भूल ही जाओ, चाहे वो मैंने एक दिन के लिए ऑप्ट की रखा हुआ है शेयर्स एंड सिक्योरिटी या फिर मैंने 1 साल के लिए, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, पीरियड ऑफ होल्डिंग को मारो गोली, पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देख रहे। बट मैं असाइनी आपके सामने हूँ, मैं असेसी आपके सामने आता हूँ और मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में ऐसा कुछ जोर नहीं दे रहा हूँ कि नहीं नहीं पीरियड ऑफ होल्डिंग तो कम है इसका, पीरियड ऑफ होल्डिंग तो ज्यादा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं जी सर जी ये तो स्टॉक इन ट्रेड है, सर जी ये तो स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है मतलब पीजीबी की इनकम है, मतलब मेरे दिमाग में फिर कहीं ना कहीं कैपिटल गेन के प्रोविजन का फायदा उठाने का मौका ही नहीं है। अगर आप कैपिटल गेन के हेड में जाओगे, मैं बोलता हूँ कि वो मेरे पास एसेट 24 महीने से है, 2 ईयर से मैंने होल्ड की हुई है पर्टिकुलर एसेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स रखे हुए हैं, 112 में 1 लाख का बेनिफिट ले सकता हूँ। अगर अगर मैं बोलता कि कैपिटल एसेट है तो डिपार्टमेंट का दिमाग खनकता कि ये कुछ ना कुछ कैपिटल गेन में दिखा के इसको वहां के प्रोविजन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। बट अगर वो उसको पीजीबीपी ही बोल दे, वो उसको बोल दे कि ये जो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, फिर तो नॉर्मल इनकम उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा उसको, कोई आप उसमें कोई इसको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उसने बोला कि ऑप्ट फॉर द स्टॉक इन ट्रेड, तो जो भी इनकम अराइज की जाएगी उस ट्रांसफर से वो बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी। इसमें नो क्वेश्चन, सामने से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, नो क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये समझ आया। तो अगर एक भी एसएससी आपके सामने आता है, उस पर्टिकुलर एसेट को बोलता है, उस पर्टिकुलर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को बोलता है कि भैया ये तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, ये तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, तो उससे अब जो भी गेन मिला है, जो भी लॉस हुआ है, वो आपकी पीजीबी इनकम का पार्ट माना जाएगा, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और उसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। गवर्नमेंट आपसे पूछेगी नहीं, सरकार आपसे पूछेगी नहीं, डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा नहीं, ऐसा क्यों? कुछ नहीं, आपने स्टॉक इन ट्रेड बोला जी ओके खत्म। अब वो आपने एक दिन होल्ड किया हुआ वो एसेट को या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड्स को क्लासिफाई किया, ओके ओके, वी आर ओके, कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन केस ऑफ द लिस्टेड शेयर्स, अगर हम लिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कोई भी सिक्योरिटी मैंने होल्ड की हुई है 12 महीने से ज्यादा के लिए। एक तो मैं ऊपर आके क्या बोल रहा था, ऊपर आके तो मैंने नॉर्मल बोल दिया कि भैया ये तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, ओके इन ट्रेड में तो नो क्वेश्चन, ओके ठीक है।
यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप अच्छे बच्चे हो, स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहे हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने बोला कि अगर आपने लिस्टेड शेयर्स की बात हो रही है या सिक्योरिटीज की बात हो रही है जो कि आपने होल्ड किया हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ से ज्यादा, यानी कि आपकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 12 मंथ से ज्यादा की है, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, समझ आती है बात। एंड अगर असाइनी असेसी desire to treat the income arising from the transfer thereof as a capital gain and वो उसको कैपिटल एसेट क्लासिफाई कर रहा है, तो जो भी गेन होगा या जो भी लॉस होगा वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि असाइनी क्या कर रहा है, उसकी जो पर्टिकुलर एसेट है, जिस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ या उससे ज्यादा की है। एंड असाइनी बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है, जो पर्टिकुलर शेयर एंड सिक्योरिटी है, इसको मैं कैपिटल एसेट मानूंगा। एंड कैपिटल एसेट अगर आप मान रहे हो तो जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन में आएगा। The same shall not be put to dispute by the assessing officer। तो आपको यहाँ पे ओके करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 12 महीने से ज्यादा की है, तो डिस्प्यूट ही नहीं है। 12 महीने से ज्यादा की, अब अगर बिजनेस होता है तो क्या आप बिजनेस एक एक साल में एक बार ट्रांजेक्शन करते हो? बिजनेस होता है तो क्या होता है, क्या एक साल में एक बार ट्रांजेक्शन कर रहे होता आप? नहीं ना। अगर आपका बिजनेस होता है तो क्या एक साल में आप एक बार ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो? नहीं, एक साल में एक बार ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे होता, फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन करते हो उसमें। बट अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे यही हो रहा है कि आपका जो असाइनी है, जो आपका असेसी है, वो क्या कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है मेरी, जो भी मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उस पीरियड ऑफ होल्डिंग को मैं बोल रहा हूँ 12 महीने से ज्यादा के लिए मैंने रखा हुआ था शेयर सिक्योरिटीज को, और मैं उसको कैपिटल एसेट बोलना चाहता हूँ। मानते हैं कैपिटल एसेट ही होगा यार, स्टॉक इन ट्रेड कैसे हो सकता है? स्टॉक इन ट्रेड होता तो क्या एक साल में एक ही बार ट्रांजेक्शन करोगे? क्या एक पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स हो ही नहीं सकता, आप फटाफट फ्रीक्वेंटली करते हो। तो असाइनी यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर एओ कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सो यहाँ पे जो आपका एओ है, नो क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका एओ है वो आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। नाउ हाउएवर दिस स्टैंड वंस टेकन बाय द असेसी, लेकिन अगर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बार आपने ये स्टैंड ले लिया, अगर आपने एक बार ये स्टैंड ले लिया कि आप 12 महीने से ज्यादा का जो भी एसेट आप सेल करते हो, आप उसको क्या बोलते हो? कैपिटल एसेट बोलते हो। तो once taken by the assessor in particular assessment year shall remain applicable in subsequent assessment year also, and the taxpayer shall not be allowed to adopt different or contrary stand in this regard in the subsequent years। So once taken, अगर आपने ये एक बार ले लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, फिर कैन नॉट चेंज द पोजिशन। ठीक है जी, दोबारा अगर आपने बोल रहा हो कि पीरियड ऑफ होल्डिंग को तो दिमाग से निकाली, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग को आप दिमाग से निकाल दो, आप बोलते हो कि स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड ही है, तो ए होगा ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, सामने से कोई सवाल नहीं, आप जो करना है करते रहो। लेकिन आप ये बोलते हो सामने से कि पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरी 12 महीने से ज्यादा की है, मैं इसको कैपिटल एसेट क्लासीफाई करना चाहता हूँ, एंड जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन के हेड में आएगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। एओ विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। बट दिक्कत बस यहाँ पे एक ही है, कंडीशन यहाँ पे एक ये है कि अगर आपने इसको ये स्टैंड लिया कि जिसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा की होगी, आप उनको कैपिटल एसेट ही क्लासिफाई करोगे। तो आपने जिस असेसमेंट ईयर में ये बात करी, उसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जितने भी होंगे, आपका यही स्टैंड लिया जाएगा, यही व्यू लिया जाएगा कि सारी सारी कैपिटल एसेट्स ही हैं, कैपिटल गेन के हेड में ही आई। उसके बाद अब आप इसको कभी पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपना चेंज नहीं कर पाओगे। नाउ इन ऑल अदर केसेस, अब पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 महीने से ज्यादा की है और आप बोल रहे हो कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट। पीरियड ऑफ होल्डिंग को दिमाग में नहीं रख रहे हो, आप सामने से आके बोलते हो स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन जितने भी बाकी केसेस हैं उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाएगा कि द सेम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम शैल कंटिन्यू टू बी डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द अफोरसेड सर्कुलर्स इशूड बाय द सीबीडीटी। तो सीबीडीटी ने जो सर्कुलर इशू किए हैं उनको मद रखते हुए हम देखते रहेंगे कि कैसे आपको क्लासिफाई करना है। लेकिन the above principle are not applicable in respect of such transactions in shares and securities where the genuineness of the transaction itself is questionable, such as bogus claims of long-term capital gain or short-term capital loss or any other sham transaction। जो भी sham transactions होंगी, जो भी नकली transactions आपकी, long-term capital gain आपके bogus हैं, short-term capital loss आपके bogus हैं, ये ऐसी जो भी चीजें होंगी अगर ये questionable ही हैं तो फिर ऊपर के क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं होगा, फिर तो एओ डिसाइड करेगा कि क्या वो ट्रांजेक्शन आपकी पीजीबीपी की इनकम है या कैपिटल गेन की इनकम है। आपके प्रोविजंस के हिसाब से नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं, तो प्रोविजन ये बोलता था, प्रोविजन की गई तेल लेने, प्रोविजन गया तेल लेने। अगर आपका ट्रांजैक्शन बोगस है, अगर आपका ट्रांजैक्शन ही क्वेश्चनेबल है अपने आप में, तो भैया फिर तो एओ डिसाइड करेगा कि उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा।
The CBDT had formulated the above principle with the sole objective of reducing the litigation and maintaining the consistency in approach on the issue of the treatment of income derived from the transfer of shares and securities. Obviously बात है, CBDT का मेन रीजन बस यहाँ पे ये था कि लिटिगेशन, यानी कि हर कोई अलग, दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं, जो एसएससी है आपका वो अलग तरीके से चल रहा है, वो बोल रहा है कैपिटल एसेट है, कोई बोल रहा है अब आपका स्टॉक इन ट्रेड है, कोई स्टॉक इन ट्रेड, अलग अलग सब अपने अपनी पोजीशन के हिसाब से लेके बैठे हैं, तो लिटिगेटिव पोजीशन ही है। कंसिस्टेंसी लाने के लिए और एक तरीके से जो आपकी जो अप्रूव है, एक तरीके से सबकी कंसिस्टेंसी मोनोटोनस होनी चाहिए, मतलब एक ही अप्रोच फॉलो होनी चाहिए, उसके लिए ये सिक्योरिटी ने लाया था। उसके बाद हमें आगे बात करते हैं कि सीबीडीटी ने भी क्लैरिफिकेशन में कुछ और भी बताया। क्या बताया है कि जो भी इनकम आपको अराइज हो रही है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स वुड कम अंडर द हेड कैपिटल गेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब तक हमने जो ऊपर बात करी थी, ध्यान से सुनो, अब तक हमने जो ऊपर बात की थी वो कहीं ना कहीं हमारे पास किसके लिए थी, वो कहीं ना सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज की थी। अब हम बात करते हैं, अगर अनलिस्टेड शेयर्स की हम बात करता हूँ, जो हम बात करते हैं रेस्पेक्टिव द पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो अगर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग की, अगर हम ट्रांसफर करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स की, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसका, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसका, अनलिस्टेड शेयर्स का मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो क्या किया जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी कोई फर्क नहीं पड़ती, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी कोई फर्क नहीं रखती, अनलिस्टेड शेयर्स में डील कर रहे हैं तो अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स में डील कर रहे हैं तो वो जो आपका होगा वो कैपिटल गेन ही होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग को मार दो गोली। To avoid the dispute and litigation and to maintain a uniform approach. However, this treatment would not be applicable in case following situation. कब कब होगा, आपका जेन्युइननेस नहीं पता ढंग से ट्रांजेक्शन की, जेन्युइननेस ही अपने आप में क्वेश्चनेबल है, तो यहाँ पे एओ डिसाइड करेगा बैठ के जो ट्रांसफर करने वाले लिस्टेड शेयर्स का वो इज रिलेटेड टू एन इशू पर्टेनिंग टू द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील के लिफ्टिंग होने की वजह से कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, उसकी वजह से आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा कि कैपिटल गेन है या नहीं है, वहाँ पे चेक किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर इज मेड अलॉन्ग विद द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइंग बिजनेस एंड असेसिंग ऑफिसर वुड टेक एन एप्रोप्रिएट व्यू इन सच सिचुएशंस। यानी अनलिस्टेड शेयर्स आप कर रहे हो, जस्ट इसके साथ कंट्रोल है मैनेजमेंट भी आपका जा रहा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की वजह से कोई इशू क्रिएट हो रखा है, वहाँ पे कोई इशू क्रिएट हो रखा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर जेन्युइननेस ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस से अपना में क्वेश्चनेबल है, उन केसेस में यहाँ पे जैसे एओ डिसाइड करके यहाँ पे एओ डिसाइड करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एओ डिसाइड करेगा कि क्या इस ट्रांजैक्शन डील किया जाए, कैसे देखा जाए, कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, द एओ विल डिसाइड। बट उसके अलावा जो नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मल अनलिस्टेड शेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो नॉर्मल अनलिस्टेड शेयर्स की मैं बात करता हूँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग को भूल जाओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग को इग्नोर करके, चाहे वो एक दिन के लिए था, चाहे वो 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी था, तो अनलिस्टेड शेयर्स की मैं बात करता हूँ, अनलिस्टेड शेयर्स के ट्रांसफर होने पे जो भी गेन आपको अराइज होगा वो आपका कैपिटल गेन हेड में ही आने वाला है, बिजनेस में नहीं जाएगा। तो एक बार अगर हम इसको ढंग से समझें तो सबसे पहले लिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं, जो भी लिस्टेड हैं उनके केस में क्या होने वाला है। तो लिस्टेड अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड बता दूं, तो लिस्टेड अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड बता दूं तो क्या मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने की जरूरत है? नहीं है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो, वो मेरी लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, पीरियड ऑफ होल्डिंग को मैं देख ही नहीं रहा हूँ और मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड क्लासीफाई करता हूँ, तो बिजनेस इनकम में टैक्स किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। जब हम लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात करते हैं, उसमें क्या हो रहा है, अगर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से की जाती है, अगर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 12 मंथ से ज्यादा की है, 12 मंथ से ज्यादा की है, और आप उसको बोलते हो कि ये तो मेरा कैपिटल एसेट है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा कैपिटल एसेट है, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपका जो गेन आएगा वो पीजीबी कैपिटल गेन में चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे यहाँ से भी, यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि एक बार आपने अप्रोच फॉलो कर लिए वाली, तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट असेसमेंट टेस्ट में आपको यही अप्रोच अपनी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको यही पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मेरी लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है जिनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से कम की है, 12 मंथ से 12 मंथ से कम की है, तो क्या मैं उसको इन्वेस्टमेंट दिखा सकता हूँ? यस, दिखा सकता हूँ। आप उसे बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन एज अ केस में भी आप कहीं भी लेके जा सकते हो। तो यानी देखो, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो लिस्टेड की बात करो, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हो कि मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड ऑफ होल्डिंग को भूल जाओ, कोई देख ही नहीं रहा, बिजनेस इनकम में आ जाएगा। या फिर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है और कैपिटल एसेट आप उसको क्लासीफाई करो, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन एक है कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में सेम अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन जो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है जिनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने या 12 महीने से कम की है,
और आप उसको क्या बोलिए मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको बिजनेस इनकम में भी लेके जा सकते हो या आप उसको क्या स्टॉक इन ट्रेड में लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हो, इसका आपको दिखाना पड़ेगा एओ। फिर यहाँ पे डिसाइड कर सकता है, यहाँ पे एओ चेक करेगा कि आप ये एक्चुअली में कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शन हैं या फिर पीजीबीपी की ही ट्रांजेक्शन है, ये डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद जब अनलिस्टेड की बात करते हैं तो अनलिस्टेड के अंदर तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भूल ही जाओ वापस से। जब मैं अनलिस्टेड की बात करता हूँ तो अनलिस्टेड वाले क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड के अंदर आप पीरियड ऑफ होल्डिंग को भूल जाओ, स्टॉक इन ट्रेड क्लासिफाई करना है तो बिजनेस इनकम में चला जाएगा। लेकिन अगर अनलिस्टेड शेयर्स की बात करता हूँ और आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग को भी नहीं देखना और आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में करना है तो कैपिटल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद अदर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में कैसे होगा, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में कैसे होगा, तो उन्होंने बोला है दो इंस्ट्रक्शन जो भी है वो कवर करते हैं खाली अनलिस्टेड शेयर्स को, अनलिस्टेड शेयर्स को कवर करती है, अनलाइक नंबर दिस व्हिच टॉक्स अबाउट द अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज टू व्हिच बीइंग पैरिटी द इंस्ट्रक्शंस शुड आल्सो बी एक्सटेंडेड टू अदर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। तो यहाँ पे पैरिटी आनी थोड़ी बाकी है, बट उसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मली तो नॉर्मली आपको समझ आ गया कि लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में मैं कैसे डील करने वाला हूँ, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में कैसे डील करने वाला हूँ। चलिए जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम आगे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एएमटी की मैट ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उसको फटाफट शुरू करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। तो मैट के अंदर क्या होता है जी, फटाफट बता दीजिए। मैट का रेट क्या है, मैट का रेट क्या है, 15% है, 15% आपको बुक प्रॉफिट लेना है। बुक प्रॉफिट हम बात करेंगे स्पेसिफिक एडिशंस एंड डिलीशंस करता है, आपका पी&एल अकाउंट उठा लिया जाता है, जो भी आपने अपना कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जो भी अपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपना पी&एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, उसको उठा के उसके अंदर प्लस माइनस हम हिसाब से करते हैं, और वो हम उसके बाद जो भी बुक प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, सो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लायबल कौन है, हु इज लायबल टू पे द मैट, तो मैंने बोला जितनी भी कंपनीज है सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सारी की सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैट का प्रोविजन जो एप्लीकेबल होंगे वो फॉरेन कंपनी एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनी सबके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। सो वेदर इट्स अ फॉरेन कंपनी, वेदर इट्स अ डोमेस्टिक कंपनी, डजंट मैटर, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल कॉर्पोरेट एसएससी, ऑल कॉर्पोरेट एसएससी के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इसके अंदर चाहे आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक लाइक एनबीएफसी, वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दो तीन एक्सेप्शन हैं, दो तीन एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहले कि कोई भी ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस या शिपिंग कंपनी है जो कि टर्नेज टैक्सेशन का पार्ट है, वो यहाँ पे नहीं आएगी, या फिर कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी, कुछ फॉरेन कंपनी नहीं आएंगी, सारी की सारी फॉरेन कंपनी को नहीं हटा रहा हूँ, कुछ फॉरेन कंपनी को हटा रहा हूँ जो कि टैक्सेबल होंगी, कुछ ऐसी फॉरेन कंपनी जो कि टैक्सेबल होंगी एज पर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो कि 44B, 44BB, 44BBA एंड 44BBB के हिसाब से टैक्स होने वाली है। या फिर कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका पीई इंडिया में नहीं है, जिसका पीई इंडिया में ही नहीं है, एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द डीटीडब्ल्यूए, डीटीडब्ल्यूए तो हमारा है उस कंट्री के साथ, क्या बोला मैंने, डीटीडब्ल्यूए तो है, लेकिन जो मेन है पीई इंडिया में नहीं है। अगर पी इंडिया में नहीं है तो आपकी टैक्सेबिलिटी की इतनी इंप्लीकेशन आएंगी ही नहीं, तो आपकी फॉरेन कंपनी बढ़ जाएगी। या फिर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जो रेजिडेंट है दूसरी कंट्री की, यानी नॉन फॉरेन कंपनी, बाहर की कंपनी है, इन विद विच इंडिया डज नॉट हैव अ डीटीडब्ल्यूए, आपका डीटीडब्ल्यूए भी नहीं है उस कंट्री के साथ, प्लस रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर जो हम बात करते हैं वो भी नहीं है, एंड विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर एनी लॉ रिलेटिंग कंपनीज। तो ना तो डीटीडब्ल्यूए आपका, ना तो डीटीडब्ल्यूए हमारा उस कंट्री के साथ, ना तो डीटीडब्ल्यूए है, एंड ना ही उन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पर रजिस्टर होने की, उन फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे आपके मैट के प्रोविजंस। या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसका पीई इंडिया में नहीं है, एंड साथ के साथ हमारा उस कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यूए भी नहीं है, नहीं डीटीडब्ल्यू सॉरी, माय बैड, डीटीडब्ल्यूए है बट पीई नहीं है, या फिर अगर डीटीडब्ल्यूए नहीं है प्लस रजिस्टर रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर भी नहीं है, या ऐसी फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, या कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी जिसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले रखी है 44B, 44BB, 44BBB, 44BBA, इन्होंने जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम अगर उन्होंने ले रखी है तो इन लोगों के ऊपर भी मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। या कोई भी ऐसी कंपनी, शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो कि टर्नेज टैक्सेशन का पार्ट हो जाएगी, उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। क्या अप्लाई नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर हमारा मैट के प्रोविजन सब नहीं होंगे। अदरवाइज फॉरेन जो मैट के प्रोविजन है वो सारे के सारे कॉर्पोरेट ऐसी, वेदर इट्स डोमेस्टिक कंपनी, वेदर इट्स फॉरेन कंपनी, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो सारी की सारी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, आपके एनबीएफसी, सारे के सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे। एंड या फिर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैट के प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो कि न्यू जो कंसेशनल रेट्स की जो स्कीम आ रखी है हमारे पास, कंसेशनल टैक्स रेट की जो स्कीम है 115BAA, 115BAB, अगर वो आपकी कोई भी कंपनी, ऐसी कंपनी है जो इनका पार्ट बनती है, इनके ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं किए जाएंगे। तो मैट कितना पेबल होगा, कम से कम आपको 15% ऑफ बुक प्रॉफिट तो पे करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से ज्यादा की इनकम पे, मतलब ज्यादा का टैक्स पे कर, मतलब मिनिमम तो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट है, अगर उससे कम टैक्स बन रहा था और आपने ज्यादा पे किया है, वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि आपका 15% ऑफ बुक प्रॉफिट जो था
वो यहाँ पे आपका था 100 सीआर और आपका जो टैक्स बनता है 150 सीआर, तो जो बीच का डिफरेंस होगा 50 सीआर का, इसको भी ऐसे ही समझते हैं कि जो मैट का व्हेन इज मैट पेबल, मैट इज पेबल, जब भी हम टैक्स पेबल करते हैं कंपनी का 15% आपको कम से कम पे करना ही पड़ेगा। इन सच अ केस, द बुक प्रॉफिट इज टेकन एज द इनकम ऑफ द कंपनी एंड टैक्स इज लेविड ऑन द रेट ऑफ 15%। मैट क्रेडिट क्या होता है भैया जी? सो मैट इज पेबल बाय द कंपनीज जिसका टैक्स ऑन टोटल इनकम इज लेस देन 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। अगर आपका इनकम टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस, जो भी आपका इनकम टैक्स आ रहा है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से वो कम आ रहा है एज कंपेयर टू 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा? पे कितना पड़ेगा आपको? 15% ऑफ बुक प्रॉफिट ही पे करना पड़ेगा। ये तो समझ आ गई बात। 15% ऑफ बुक प्रॉफिट ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मैं बात करूँ, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अगर हम बात करें, आपका जो टैक्स का आ रहा है, जो आपका जो इनकम टैक्स आ रहा है वो कम आ रहा है। किससे कम आ रहा है? एज पर द 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से, तो आपको 15% ऑफ बुक प्रॉफिट तो पे करना ही करना पड़ेगा। एंड अगर आपका जो टैक्स पेबल है एज पर द प्रोविजन ऑफ मैट, मैट के हिसाब से जो टैक्स पेबल बनता है वो एक्सीड करता है टैक्स कैलकुलेटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, तो जो एक्सेस अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आपका मैट क्रेडिट बन जाएगा। और नेक्स्ट ईयर में जब आप कभी भी मैट क्रेडिट से ज्यादा की इनकम, ज्यादा पे टैक्स पे करोगे, तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो आप मैट क्रेडिट से यूटिलाइज कर सकते हो। साथ के साथ एक चीज जो बोलेगी कि जो मैट का क्रेडिट है 15 साल तक, 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मैट के हिसाब से जो आपका टैक्स बनता है वो 100 सीआर बनता है। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो बनता है वो आपका 85 सीआर बनता है। तो आप पे कितना करोगे? पे कितना करोगे? फटाफट पे कितना करोगे? आप पे करोगे 100 सीआर। ठीक है जी, आप पे कितना करोगे? 100 सीआर। और नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से बनता है 80 सीआर, यहाँ पे बनता है 100 सीआर। जो बीच का डिफरेंस है वो 20 सीआर का जो डिफरेंस है, जो 20 सीआर का डिफरेंस जो आपने एक्सेस पे कर दिया, इसको हम बोलेंगे मैट क्रेडिट। ये आपका क्या है जी? ये आपका मैट क्रेडिट है, जो कि हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने सालों के लिए? जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 15 ईयर्स के लिए। जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने सालों के लिए? 15 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये समझ आई बात? तो मैट क्रेडिट क्या होता है? मैट क्रेडिट का जो, अगर आपने एक्सेस टैक्स जो पे किया है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोविजन, मैट होने की वजह से आपने जो बीच का डिफरेंस जो एक्सेस पे किया है, ये जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं मैट क्रेडिट। इसको 15 साल तक मैं कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा। एंड नेक्स्ट ईयर्स में कभी भी मैट क्रेडिट से ऊपर जब मैं पे करूंगा, तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो मैं सेट ऑफ किससे करा पाऊंगा? मैट क्रेडिट से सेट ऑफ करा सकता हूँ। लेकिन अगर मैट मतलब मुझे जितना मैट आ रहा है ना, मेरा मैट के हिसाब से जो 15% बुक प्रॉफिट होता है, तो मुझे पे करना ही करना पड़े। इससे अगर कुछ ज्यादा एक्सेस मुझे पे करना है तो मैं मैट क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता हूँ। एंड जो भी है वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ होने के बाद ही आपको मैट क्रेडिट आपको मिलेगा। फर्दर द कंपनी जो आपकी 115 बी है वो तो अलाउ है ही नहीं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उन लोगों के ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जो कुछ अगर आपका मैट क्रेडिट आपके पास बचा हुआ है ड्यू टू जो अमेलगमेशन एंड जो भी आपके पास आ रहा है मर्जर की वजह से, जो भी आपके पास अगर मैट क्रेडिट कुछ आ भी जाता है तो वो सारा लैप्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद टॉक अबाउट द एएमटी, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि हम ऑलरेडी सब चीज कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैट मैट का क्या, एएमडी का क्या रेट है? 18.5%, जो कि अब कितना हो गया? 9% या 15% हो गया एडजस्टेड टोटल इनकम का। एडजस्टेड टोटल इनकम का 15% या फिर 9% आपको पे करना पड़ेगा। 9% इन केस ऑफ आईएफएससी एंड 15% नॉर्मल का, जो 18.5% से इन्होंने 15% कर दिया है। उसके बाद कोई भी ऐसी जो 115 जेसी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओलाइबल कौन है एएमटी पे करने के लिए? भैया कोई भी ऐसा बंदा जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है अंडर हेड चैप्टी में, चैप्टर 7(6)(a) के जो पार्ट सी में, हेडिंग सी में जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है, वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। या फिर 10 वाली जो एसईजेड वाली एग्जामिशन जो आप क्लेम करते हो वो, या 35 AD के अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो स्पेसिफिक बिजनेस की, तो वो आप आ जाओगे। तो एसईजेड वाले बंदे आ जाएंगे। जो चैप्टर 6 जो हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6(a) जो डिडक्शन क्लेम करते हैं वो लोग आ जाएंगे। या फिर कोई भी ऐसे बंदे जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जो कि डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, कहाँ डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो सेक्शन 35 AD। ये 3 लोग प्लस आपके एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 20 लाख रुपीज ऑफ इनकम, अगर आपकी प्लस साथ में आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा की होगी, तब आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजन लग जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम ही एक्सीड नहीं कर रही 20 लाख से, तो आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं लगाए जाएंगे। प्लस साथ के साथ अगर आप 115 बी की कंसेशनल रेट की है, जो कंसेशनल रेट की बात करता है, कंसेशनल टैक्स रेट की जो स्कीम आपके पास आई है, अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट की स्कीम अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो भी आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगाए जाएंगे। या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 बी जो कि कंसेशनल रेट की ही बात करती है, अगर आप उनमें जाते हैं तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। कोई भी स्पेसिफाइड फंड सेक्शन 10(4)(d) वाले, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं किए जाएंगे। तो भैया कितना पे है? 18.5%, जो कि 9%, आईएफएससी केस में 15%, नॉर्मल केस में हो गया है। एएमटी क्रेडिट मैंने वही बोला कि जो मैट क्रेडिट की बात हुई थी, अगर आप एएमटी क्रेडिट जो आपकी निकल के आया है और आपकी जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बनता था कम बनता था, एएमटी के हिसाब से ज्यादा बनता, बट आपको एएमटी
इतना पे करना ही पड़ेगा, तो जो एक्सेस आप पे कर रहे हो तो आपको वो एएमटी क्रेडिट हो जाएगा जो 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और एएमटी क्रेडिट को आप 15 ईयर्स में से आप कभी भी इसको अपना सेट ऑफ करा सकते हैं, आप यूज कर सकते हो किसी भी साल में अगर आपने एएमटी प्रोविजन से ज्यादा पे करना पड़ रहा है आपको तो, बट आपको एएमटी जितना तो पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट एंड द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो भैया डीटीडब्ल्यूए क्या होता है? डीटीडब्ल्यूए क्या होता है? बेसिकली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि दो कंट्रीज के बीच में एंटर किए जाते हैं, जो कि दो कंट्रीज के बीच में एंटर किए जाते हैं, जस्ट बताने के लिए कि हम आपस में, अब देखो एक रेजिडेंट बंदा है, एक कंपनी है जो यहाँ एक सॉरी आई एम सेइंग अ कंपनी, कोई एक बंदा है फॉर एग्जांपल मिस्टर बोबो, मिस्टर बोबो, मिस्टर बोबो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी काम कर रहा है रह के, और अब वहाँ पे यूएसए में भी काम कर रहा है, क्या अब यूएसए का भी रेजिडेंट है, इंडिया का भी रेजिडेंट है, तो भैया कैसे चलेगा? तो वहाँ पे बताया जाएगा कि आप किस कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे, आपका हैबिचुअल अबोर्ड कहाँ पे है, आपकी इनकम कहाँ पे, आपके पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ पे, किस कंट्री में ज्यादा लाइक करते हैं, आप सबसे ज्यादा कहाँ रहते हो, ये सब चीजें हम डिसाइड करते हैं, ये सब बताया जाएगा कि एक डीटीडब्ल्यूए के अंदर प्रॉपर क्राइटेरिया सेट है कि आप कैसे कैसे आप अपना बंदे को क्वालिफाई करोगे कि वो कहाँ का रेजिडेंट बनना चाहिए, फिर कौन सी इनकम कहाँ टैक्स की जाएगी, कहाँ टैक्स नहीं की जाएगी, या फिर कौन सी कंट्री जो पहले कंट्री में टैक्स पे कर दिया गया है तो कौन सी कंट्री उसको क्रेडिट दे देगी, या कौन सी कंट्री उस पर्टिकुलर इनकम को एग्जाम कर देगी जो डबल टैक्सेशन में आ रही है। फॉर एग्जांपल इनकम, सैलरी इनकम, जो मैं क्योंकि इंडिया का आरओआर क्वालिफायर हूँ और मैंने यूएसए में अर्न किया, तो यूएसए वाले तो उस पर पर्टिकुलर टैक्स करेंगे ही करेंगे क्योंकि वहाँ की वो सोर्स है, उसने यूएसए में अर्न करी है बैठ के, लेकिन वो इंडिया का अगर आरओआर बन रहा है तो इंडिया में भी टैक्स की जाएगी सैलरी की इनकम, क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्स होगी अगर आप आरओआर क्वालिफाई, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जो सैलरी इनकम मैं यूएसए में अर्न कर चुका हूँ उस पर ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर चुका हूँ, अब क्योंकि मैं इंडिया में भी वो टैक्स कर रहा हूँ तो उसी इनकम में वापस से मैं टैक्स भरूँ, ये तो हार्डशिप हो जाएगी। तो इन चीजों के लिए एक रूल्स बनाए गए हैं कि भैया ठीक है इंडिया वाले आपको एफटीसी अलाउ कर देंगे, इंडिया वाले इस पर्टिकुलर इनकम को एग्जाम्प्ट कर देंगे, ये सब चीजें कहीं ना कहीं रूल्स जो रेगुलेशन है वो सारी की सारी दो कंट्रीज के बीच में आपस में बैठ के तय की जाती है, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए जो एग्रीमेंट बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्योंकि इंडिया वाले अगर देखा जाए तो टैक्सेशन जो वर्क करती है बेसिकली दो प्रिंसिपल्स पे करती है, वन इज द रेजिडेंस रूल एंड वन इज द सोर्स रूल। तो जहां आप बैठ के इनकम अर्न कर रहे हो, जिस धरती की मिट्टी पे, जिस धरती पे आप बैठ के अर्न कर रहे हो, जिस कंट्री में बैठ के अर्न कर रहे हो, वो तो टैक्स लेगी क्योंकि अपने यहाँ बैठ के कमाई, इस देश का नमक खा के इनकम अर्न किया तो आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी कंट्री जो रेजिडेंट होने की वजह से, उसके रेजिडेंट होने की वजह से उसका फायदा उठा रही है और बोल रही है कि आप सारी इनकम पे टैक्स पे करोगे, तो वो होते हैं रेजिडेंस रूल के हिसाब से टैक्सेशन। तो रेजिडेंस वाले, अब एक चीज और ध्यान में रखना कभी भी हमेशा कि जो रेजिडेंस रूल के हिसाब से जो कंट्री टैक्स कर रही है उसको ही एफटीसी देना पड़ेगा, सोर्स कंट्री का प्राइमरी रूल होता है। अगर आप कभी डीटीडब्ल्यूए पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि जो सोर्स कंट्री है उसके पास सबसे पहला राइट होता है उस पर्टिकुलर इनकम को टैक्स करने का, रेजिडेंस कंट्री की नंबर सेकंड वन जो टैक्स कर रही है, लेकिन सोर्स कंट्री सबसे पहले टैक्स करेगी और एफटीसी नहीं देगी, एग्जम्पशन नहीं करेगी, सोर्स कंट्री तो पूरा पूरा टैक्स करेगी, जो जिसको अब देखना है वो देखते रहे रेजिडेंस वाले। इज इट क्लियर? तो जहाँ पे हम बात करते हैं अगर, तो जो मैकेनिज्म है फॉर द लेवी ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री टू कंट्री के अपने अपने लॉज एंड रेगुलेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी बेसिकली फॉलो क्या करती है, अगर जब हम जनरली बात करें तो कंपनी फॉलो करती है एक तो रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन विच आई हैव सेड एंड एक सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होता है। तो जो प्रिंसिपल है रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है, जो कि प्राइमरी राइट टैक्स दे रहा है किस चीज को, रेजिडेंट कंट्री को दे रहा है, whereby the worldwide income of the assessee is being taxed in the country in which he is a resident। तो अगर हम रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन की बात करते हैं तो रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है कि वो रेजिडेंट कंट्री को एक राइट दे रहा है कि भैया अगर आप ओआर क्वालिफाई हो, रेजिडेंट बोले तो यहाँ पे आप आरओआर बन रहे हो, ठीक है, रेजिडेंट्स बोले तो आप यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आरओआर ही बन रहे हो, तो आरओआर वाली कंट्री को आपको राइट मिल जाता है कि आप ग्लोबल इनकम उसकी टैक्स कर सकते हो। लेकिन whenever on the contrary side when I talk about when we talk about the in yeah जब हम बात करते हैं सोर्स बेस्ड टैक्सेशन की, जो कि कन्फर करता है कि भैया राइट टू अ पर्टिकुलर इनकम टू द कंट्री वेयर द सोर्स ऑफ सेड इनकम इज लोकेटेड, जो मेन जहां से ये इनकम उपजी है, जो मेन इस कंट्री जो इनकम का जो कंट्री सोर्स है उस कंट्री के पास इसका टैक्स किया जाएगा। तो द सोर्स स्टेट सीक्स टू टैक्स द इनकम विद इन इट्स टेरिटरी इवन व्हेन सच इनकम बिलोंग्स टू द पर्सन हु इज नॉट द रेजिडेंट ऑफ सच स्टेट। हालांकि यस, अगर आप यूएस के नॉन रेजिडेंट भी हो, लेट्स सपोज वो बंदा जो मिस्टर बोबो की बात कर रहे हैं वो यूएस का नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, वो यूएस का क्या है, नॉन रेजिडेंट, लिख देते हैं साफ, ठीक है, ये यूएस का क्या है, नॉन रेजिडेंट है, बट इसने सैलरी इनकम तो अर्न की है ना, इसने सैलरी इनकम तो अर्न की है ना वहां बैठ के। और ये जो हम बात करते हैं इसका इंडिया की, तो ये इंडिया का जो बनता है ये आरओआर क्वालिफाई हो रहा है, ये इंडिया का आरओआर क्वालिफाई हो रहा है,
तो वो सैलरी इनकम इंडिया में टैक्स की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। रेजिडेंट रूल लग रहा है हमारे यहाँ पे। तो इन फॉलोज अ डुअल अप्रोच वेयर बाय ऑन द अदर हैंड पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन हिज ग्लोबल टैक्स इनकम, ऑन द अदर हैंड पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया डूइंग दैट इज आल्सो लायबल टू पे टैक्स ओनली ऑन द इंडियन सोर्स इनकम। तो भैया इंडिया जो है वो दोनों ही रूल अप्लाई करके बैठी हुई है। इंडिया तो दोनों रूल अप्लाई करती है, मैं रेजिडेंट रूल भी लगाऊंगी, मैं सोल भी लगाऊंगी, एंड डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, उनके लोकल लॉस के हिसाब से कि कौन सी कंट्री क्या रूल फॉलो करती है। बट देखा जाए तो हर कंट्री सोर्स रूल तो फॉलो करेगी ही करेगी। तो उसमें इन्होंने क्या बोला, अब देखो जी, तो इंडिया वाले क्या बोलते हैं कि अगर आपकी इंडिया में अगर आप रेजिडेंट बन रहे हो तो मैं ग्लोबल इनकम टैक्स कर दूंगा, क्योंकि आप रेजिडेंट हो इंडिया के, तो जहां से भी इनकम होगी मैं सारी सारी टैक्स करूंगा। एक होता है सोर्स, अगर कोई आप नॉन रेजिडेंट हो, मैं रेजिडेंट ही नहीं हूँ इंडिया का, तो क्या करोगे, रेजिडेंट नहीं हो, आपने इंडिया में बैठे हुए इनकम कमाई है, हाँ जी कमाई है, तो नॉन रेजिडेंट की खाली वो इनकम टैक्स की जाएगी जिसका सोर्स इंडिया था, जिसका सोर्स इंडिया था। ठीक है, अब ऐसे ही दो हर कंट्री डिपेंड करते हैं, हर कंट्री रेजिडेंट रूल भी फॉलो कर सकती है और सोर्स रूल भी फॉलो कर सकती है। रेजिडेंट रूल राइट देती है उस कंट्री को, अगर आप उस कंट्री के रेजिडेंट, यानी अगर आरओआर हमारे इंडिया के हिसाब से टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करें तो आरओआर दूसरी कंट्री के हिसाब से रेजिडेंसी की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है अलग कंडीशन के साथ। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हो तो ग्लोबल इनकम टैक्स करते हैं। दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड एज पर द रेजिडेंस रूल ऑफ टैक्सेशन। जब हम सोर्स रूल की बात करते हैं तो अगर आप उस कंट्री में बैठ के इनकम अर्न कर रहे हो, वो इनकम वहां से उपजी है, तो सोर्स कंट्री बोलते हैं कि भैया इस इनकम का सोर्स यहाँ पे है तो मैं टैक्स करूंगी ही करूंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस टैक्सेशन की वजह से क्या हो सकता है कि भैया सेम इनकम जो पर्सन की है वो टैक्सेबल हो जाएगी टू डिफरेंट कंट्रीज में, एंड इसकी वजह से डबल टैक्सेशन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इन इंडिया है, अगर रेजिडेंट इन इंडिया है तो क्या ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी। उसकी हाउस प्रॉपर्टी भी है यूएसए के अंदर विच इज बीइंग लेट आउट एट ₹1,00,000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट की गई है, तो क्या इंडिया में टैक्स की जाएगी, इंडिया में टैक्स की जाएगी, क्या इंडिया में टैक्स की जाएगी, यस की जाएगी। क्यों, क्योंकि आरओआर है, ग्लोबल इनकम टैक्स होना चाहिए। मिस्टर ए डजंट हैव एनी अदर इनकम इन इंडिया एज वेल एज इन द यूएस, बट क्या यूएसए में टैक्स की जाएगी, यूएसए में टैक्स की जाएगी, यस, सोर्स वहां पे है, सोर्स कंट्री तो वहीं की है भैया, वहाँ की इनकम, वहाँ की हाउस प्रॉपर्टी से आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो यूएस वाले टैक्स नहीं लेंगे क्या, या बोलेंगे इंडिया को टैक्स दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूएस वाले बोलेंगे नहीं नहीं हम तो कोई दिक्कत नहीं है, इन यूएसए वाले भी टैक्स लेंगे उससे इनकम के ऊपर, इनकम के ऊपर इंडिया वाले को तो देना ही पड़ेगा। सो इन दिस केस मिस्टर डे जो रेजिडेंट है वो लाइबल टू पे टैक्स है इंडिया के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स करेंगे, क्योंकि आरओआर है, इसलिए रेंटल इनकम इंडिया में भी टैक्स हो जाएगी, प्लस क्योंकि सोर्स कंट्री जो है वो हाउस प्रॉपर्टी यूएसए के अंदर है, तो यूएसए भी उस पर टैक्स करेगा, एंड इसकी वजह से सोर्स बेस्ड टैक्सेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि डबल टैक्सेशन इनकम का हो गया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे दो जगह टैक्स दिया जा रहा है। तो इसी चीज को, इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या, कंट्री क्या करती है, कंट्री एंटर करती है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के अंदर। ठीक है, सो डीटी डबल अपने आप में क्या है, डीटी डबल अपने आप में एक एग्रीमेंट है, डीटी डबल अपने आप में क्या है, एक एग्रीमेंट जो कि टू और मोर कंट्रीज अवॉइड करती हैं डबल टैक्सेशन, जिससे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जितनी भी हैं वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करती हैं। एंड नाउ विद डीटी डबल ए कंट्री कैन अवॉइड द डबल टैक्सेशन बाय एलोकेटिंग द टैक्सिंग राइट्स एंड गिविंग क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड इन द सोर्स स्टेट बाय द रेजिडेंट स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टैक्सिंग राइट्स को फिक्स किया जाएगा कि भैया कौन सी कंट्री के पास टैक्सिंग राइट है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सबसे पहले कंट्री कौन सी टैक्स पे, किसको तो देना ही देना, मतलब कौन सी कंट्री टैक्स लेगी ही लेगी, एंड साथ ही साथ हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट देती है, कौन सी कंपनी उन टैक्सेस का क्रेडिट दे सकती है जो ऑलरेडी आप दूसरी कंट्री में दे चुके हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर की ही बात करें तो इंडिया आरओआर की इनकम पे टैक्स पे कर रही है, टैक्स ले रही है, बट यूएसए वाली यूएसए जो कंट्री है, यूएस जो आप ले रहे हो, यूएस के अंदर भी आप टैक्सेस पे कर रहे हो, तो यहाँ पे सोर्स राइट्स हो गए, तो यहाँ पे टैक्सेस तो देंगे ही देंगे, बट इंडिया क्या करेगा, इंडिया आपको टैक्सेस का, यूएस टैक्सेस का एफटीसी दे देगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा आपको, फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। आप इसकी एक अलग से कंप्यूटेशन होती है सेक्शन 91 के हिसाब से, सेक्शन 91 अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे इसकी एफटीसी कैलकुलेशन करने की एक अलग से वो होती है प्रॉपर, बट अब जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू, तो यहाँ पे क्या होता है कि डीटी डबल के अंदर हम क्या चेक करते हैं, डीटी डबल के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे पहले टैक्स करेगी, किसके पास राइट्स हैं, और किन कंपनी जो रेजिडेंट स्टेट है, हमेशा याद रखना कि जो रेजिडेंट स्टेट है वो एफटीसी देगी, एफटीसी देगी या तो एग्जाम करेगी या फिर एफटीसी देगी। एम आई क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड होते हैं डीटीडब्ल्यू कितने तरीके होते हैं, एक होते हैं बायलेटरल एग्रीमेंट्स, एक होते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। तो बायलेटरल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर डीटीडब्ल्यू एंटर करती है खाली दो कंट्रीज के बीच में, दैट इज नोन एज अ बायलेटरल एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल डीटीडब्ल्यू इंडिया एंड यूएसए का होता है। एक होता है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो कि मोर देन टू कंट्रीज या ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज अपने आप में एंटर करती हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टीलेटरल डीटीडब्ल्यू, या फिर एक ट्रीटी ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डीटीडब्ल्यू अमंग द गवर्नमेंट ऑफ एसएआरसी स्टेट मेंबर, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन लोगों ने जो अपने आपस में एंटर किया हुआ है।
now we will be talking about the word परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, जो कि हमने देखा था कि कॉर्पोरेट एसएससी में चेक करूँ कि भैया इसका पीई कहाँ है, इसका पीई कहाँ है, वो आपको चेक करना पड़ता है। इसका पीई कहाँ है, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कहाँ है, जिससे मैं ये क्लासीफाई कर पाऊँ कि भैया इसका ये बंदा नॉन रेजिडेंट बनने वाला है, ये बंदा नॉन रेजिडेंट बनने वाला है, ये सब चीजें चेक की जाएंगी। तो जस्ट एक वाटर ब्रेक के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के बारे में पढ़ना। तो ये जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कहती क्या है, so one of the essential term that transpire in all the data level is permanent establishment. permanent establishment इंडिया में permanent establishment है नहीं है, कैसे पता चलेगा? So for the taxability of business profit from the foreign enterprise in India, it must have a PE in India. तो अगर बिजनेस प्रॉफिट्स की टैक्सेबिलिटी करनी है जो कि फॉरेन एंटरप्राइज इंडिया में बैठ कमा रही है, उसकी पीई इंडिया में होनी चाहिए। तो अगर एक बार स्टेब्लिश हो गई तो फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट अगर पीई में नहीं होगी तो सोर्स कंट्री इज अलाउड टू टैक्स सच फॉरेन एंटरप्राइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पीई इन इंडिया। नाउ एक तो होता है फिक्स प्लेस पी, मतलब आपका कोई वेयर हाउस है, इसे से बस गो थ्रू करना, इसकी रीडिंग ले लेना, ऐसा इतना कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बट अगर बस एक बार जस्ट इसकी रीडिंग ले लेते हैं, दैट्स इट। तो पीई बोले तो एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए जहां से आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है जी। तो फिक्स प्लेस पीई की जब मैं बात करता हूँ तो इट रेफर्स टू द एंटरप्राइज कैरिंग इट्स ऑन बिजनेस के लिए कोई प्लेस है इंडिया में या आप वर्चुअली कर रहे हो, तो आपका कोई प्रेमाइसिस है, कोई फैसिलिटी है, कोई इंस्टॉलेशन आप यूज फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज वेदर दे आर नॉट यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर दैट पर्पस। तो यानी कि इट में इंक्लूड द प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, कोई ब्रांच, कोई ऑफिस, कोई भी ऐसी एंटरप्राइज अगर है तो भैया आपका फिक्स प्लेस पी माना जाएगा। एक होता है कंस्ट्रक्शन पी। कंस्ट्रक्शन पी क्या बोलते हैं कि अराइज जब कोई बिल्डिंग साइट या कोई कंस्ट्रक्शन या कोई भी इंस्टॉलेशन जो प्रोजेक्ट है आपका ऑफ एन एंटरप्राइज इन द होस्ट कंट्री लास्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है जी। एंड द टर्म बिल्डिंग साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट इंक्लूड्स नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग बट ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, कैनल्स एंड द रेनोवेशन, सब चीजें आ जाएंगी अगर ऐसा कुछ है। एडिशनली द टर्म इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द इंस्टॉलेशन रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इट आल्सो इंक्लूड द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स मशीन एंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड आउटडोर्स के लिए। सर्विस पी हो जाएगा कि आपकी कोई एम्प्लॉई है जो यहाँ पे इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं लेकिन सर्विस आपको रेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि होस्ट कंट्री में बैठा हुआ है beyond a specified period and where such deputed employee continues to be on the payroll of the home country। यूएस से बंदा आपने डेब्यूट कर दिया इंडिया में, अभी भी पेरोल उसका यूएस में ही चल रहा है और सर्विसेज भी आपको दे रहा है बट बैठा हुआ इंडिया में, तो सर्विस पी माना जा सकता है, बिल्कुल। उसके बाद आगे बात करते हैं एजेंसी पी की। तो एजेंसी पी क्या बोलती है? एजेंसी पी यानी कोई भी ऐसा एजेंट है जिसको आपने क्या दे रखा है, आपको एक पावर दे रखी है कि वो एंटर भी कर सकता है एग्रीमेंट्स के अंदर, कंक्लूड भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, या फिर कैरी आउट कर सकता है जॉब एक्सक्लूसिवली अपने प्रिंसिपल के लिए। तो द एक्टिविटी ऑफ डिपेंडेंट एजेंट में गिव राइज टू पीई फॉर द प्रिंसिपल। यानी एक एजेंट तो ऐसा होता है कि सब लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक एजेंट ऐसा है जो आपके ही इशारों पर नाच रहा है, एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम करता है, एंटर भी कर सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, कंक्लूड भी कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को। एंड the dependence and obligation of the principal for all the acts of an agent shall determine the existence of an agency PE का हो जाएगा अगर वो has or habitually exercise an authority to conclude the contracts on behalf of the principal and या फिर agent habitually secure करता है order host country के अंदर आपके लिए secure करता है wholly or principally for the enterprise itself or associated enterprise के लिए, and just because company is a subsidiary of the host enterprise, चीज एक बार देख लेना। ठीक है जी। तो एक बार पीई की कंडीशन बस ये है कि आपका फिक्स प्लेस पीई है, सर्विस पी है, एजेंसी पी है, कंस्ट्रक्शन पी है। ये सब चीज देखने के बाद आई विल डिटरमाइन कि इंडिया में अगर पी है तो सोर्स भैया इंडिया का ही माना जाएगा, इंडिया में हम टैक्स कर सकते हैं। अगर आपका पी स्टैब्लिश हो जाता है तो आपने उस पी से रिलेटेड जितनी भी इनकम अर्न की है उस पी से रिलेटेड हम इंडिया में टैक्स कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, गार क्या होता है? तो उससे पहले, गार पे जाने से पहले हम 3 टर्म समझते हैं। 3 टर्म क्या-क्या है हमारी? टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है जी। 3 टर्म्स मैंने अभी लिखी यहाँ पे। तो द 3 टर्म्स आर, नंबर 1 इज टैक्स प्लानिंग, नंबर 2 इज टैक्स इवेजन एंड नंबर 3 इज टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है?
टैक्स प्लानिंग नॉर्मली हम लॉज जो भी रूल्स रेगुलेशंस जितनी हमारे डिडक्शंस अवेलेबल है सबका यूज करते हैं और अपने टैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बट रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो गवर्नमेंट ने बता रखे हैं डिडक्शंस, आप एटीसी में इन्वेस्ट करो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ठीक है जी। आप अगर आप क्या बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, आप मैच्योरिटी पे उनका रिडम्पशन करना, उससे पहले नहीं करना। ये सब चीजें आप टैक्स प्लानिंग करो। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, सरकार ने बता रखे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता रखा है, आप उनका यूज करते हो, प्रॉपर यूज करते हो, एंड देन आप अपने टैक्स को बस मिनिमम लेवल तक लाने की कोशिश करते हो, बट लॉ का पालन करके। तो दैट इज अ टैक्स प्लानिंग एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिस इज प्योर इंटेंशन। यहाँ पे आप क्या करते हो, दिस इज ओके, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स प्लानिंग इज परफेक्टली ओके कर सकते हो। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना, यानी कि नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनका पालन ही नहीं कर रहे हो, आप पालन ही नहीं कर रहे हो, आप इनकम ही छुपा रहे हो, मिस रिपोर्टिंग कर रहे हो, अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हो इनकम की, मिस रिपोर्टिंग कर रहे हो इनकम की। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अलग से हमारे चैप्टर्स हैं जो कि अलग से करते हैं कि मिस रिपोर्टिंग अगर आप करोगे, अंडर रिपोर्टिंग करोगे, तो वो आपके लिए एक तो सेक्शन 147 की जो प्रोसीडिंग इनकम एस्केपिंग वाली वो यूज कर सकते हैं। अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग केस में अलग से पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसीज भी हैं, पिनल कॉन्सिक्वेंसीज भी हैं आपको, वो सब भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो हमें ये तो देखो, टैक्स प्लानिंग इज समथिंग ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बिल्कुल ओके करती है, कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई आपको रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं। टैक्स इवेजन में तो अलग से रूल्स ही बना दिए कि भैया अगर मुझे कभी पता चला कि तूने इनकम छुपाई है, तूने इनकम को कम दिखाया है, तो हम भैया इनकम एस्केपिंग भी कर सकते हैं या फिर अपने पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं। द मेन थिंग इज टैक्स अवॉइडेंस। इस पे इस पे हमारा ध्यान है। तो वी आर जस्ट मोर कंसर्न अबाउट द टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? सो टैक्स अवॉइडेंस ये होता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस में लेके आप अब्यूज कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे अब्यूज कर रहे हो या फिर मिसयूज कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशन का। आप रूल्स एंड रेगुलेशन में आप पालन तो कर रहे हो, बट इस तरीके से लूप होल्स, आप कैसे बोल सकते हैं कि लूप होल्स जो भी हैं तो उनका यूज कर रहे हो, या फिर जिस इंटेंशन से आपका जो लॉ बनाया गया था, जिस इंटेंशन से वो रेगुलेशन बनाई गई थी, उस इंटेंशन को ही आप भूल चुके हो, उसके अलग ही आप कॉन्ट्ररी जाके आप काम कर रहे हो। तो ये हो जाते हैं टैक्स अवॉइडेंस। आप टैक्स को अवॉइड करना चाह रहे हो, आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का ढंग से यूज कर रहे हो, अपनी इनकम को प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी इनकम को प्रॉपर बाइफरकेट करो, कोई टेंशन नहीं है, आप करो। सरकार ने बता रखा है, इंटेंशन प्योर है आपका, आप इनकम को जस्ट एक प्रॉपर तरीके से सेट कर लो, कहाँ एग्जामिशन ले सकता हूँ, कहाँ नहीं ले सकता हूँ, अपने प्रॉपर सरकार का जो प्रॉपर तरीका है वैसे ही किया, अपने टैक्स प्लानिंग करी, तो एब्सोल्युटली फाइन। टैक्स इवेजन के लिए सरकार ने अलग से पिनल कॉन्सिक्वेंसेस बता दी, कोई टेंशन नहीं। बट टैक्स अवॉइडेंस इज लाइक कि आपने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रहे हो कि आप अपने लूप होल्स को, जो लॉ में जो सेक्शन लिखे गए हैं, लिखने वाले लोग कितने हैं यार, कमेटी बैठती है, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, ठीक है, तोड़ने वाले इतने सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना लूप होल निकाल दिया। सरकार ने ये लाइन लिखी, इसका मतलब ये है, बट ये कहीं नहीं मेंशन किया, तो हम ये भी तो करके टैक्स बचा सकते हैं। तो टैक्स को अवॉइड कर रहे हो आप, ऐसे अरेंजमेंट्स कर रहे हो, ऐसे एग्रीमेंट्स कर रहे हो, लूप होल्स को यूज कर रहे हो, अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिस इंटेंशन से बनाए गए थे उनका ही अब्यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो, तो भैया गार आपके ऊपर लग जाएगा। उन एग्रीमेंट्स को ही बोल दिया जाएगा कि एग्रीमेंट ही नहीं है, हम एग्रीमेंट ही नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से इस चीज को हम बोलते हैं गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट या जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, अब तक समझ आ गए? तो तीन वर्ड समझ आ गए, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस हमें दिक्कत है, टैक्स प्लानिंग से कोई दिक्कत नहीं, टैक्स इवेजन का अलग से सरकार ने अलग से इनको अलग से देख लिया जाएगा। तो गार के जो प्रोविजन है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इट्स नॉट दैट एक आपको डीप में जाने वाले, बट एक बार ओवरव्यू देखते चले जाते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, बस नॉर्मली एमसीक्यू के हिसाब से पता होना चाहिए कि भैया कब कब एप्लीकेबल होगा, कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, जब मैं गार की बात करता हूँ, तो गार अपने आप में क्या एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस रेगुलेशन है। तो टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए, टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए जो रेगुलेशन बनाई गई है वो है गार। ठीक है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टू काउंटर द एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग एग्रीमेंट्स, जो आपके अरेंजमेंट्स हैं, जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, जो एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस, जो टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं बट उल्टे सीधे तरीके से कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग एक सफिशिएंट लेवल तक ठीक है, बट आप उल्टे तरीके से खाली टैक्स को अवॉइड करने के लिए करो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है जी। नाउ, तो ये जो प्रोविजन है गार की, ये एम्पावर करता है, किसको एम्पावर करता है? अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी को, अपने टैक्स डिपार्टमेंट, अपने आईटी डिपार्टमेंट को एम्पावर करता है। क्या चीज के लिए एम्पावर करता है भैया? वो एम्पावर करता है कि जितने भी इम्परमिजिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, उनको अरेंजमेंट्स को इम्परमिजिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो गार क्या करता है? गार पावर देता है। किसको पावर देता है भैया? आईटी डिपार्टमेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि जो भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, किसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं?
टैक्स को अवॉइड करने के लिए उन अरेंजमेंट्स को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट करार कर दिया जाए कि भैया ये एग्रीमेंट जितने भी आपके हैं, जो अरेंजमेंट्स आपने कर रहे हो, ये सारे के सारे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हैं। एंड इफ द मेन पर्पस of the agreement is to obtain the tax benefit and if the arrangement lacks or deemed to lack the commercial substance, तो impermissible avoidance agreement, सॉरी, तो impermissible avoidance agreement आपको कब करार कर दिया जाएगा कि आपका जो अरेंजमेंट है वो impermissible avoidance agreement है। ये कब मैं चीज बोल सकता हूँ? अगर आपने जो भी अरेंजमेंट किया हुआ है वो खाली टैक्स बेनिफिट के लिए किया हुआ है, या फिर आपने उसके अंदर और साथ के साथ उसके अंदर कोई कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं है। कमर्शियली देखा जाए तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ट्रांजेक्शन होनी ही नहीं चाहिए थी इस तरीके से, आपने फिर भी कर दी जस्ट टू अवॉइड द टैक्स बेनिफिट। दैट्स इट। फॉर एग्जांपल सिंगापुर इंडिया का डीटीडब्ल्यू है, आपको लगता है सिंगापुर में टैक्स लायबिलिटी बहुत कम आएगी, तो आपने फालतू में अपनी एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी होली सब्सिडरी कंपनी सिंगापुर में जानबूझ के खोली, ट्रांजेक्शन वहां से घुमा के इंडिया में लेके आ रहे हो जस्ट टू आप टैक्स अवॉइड कर सको। वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इंडिया में हो सकती थी बट आपने सिंगापुर के थ्रू रूट अप की, क्योंकि एक एग्रीमेंट आपने दिखा रहे हो जस्ट टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस उसका देखा जाए तो कोई है ही नहीं, एक्चुअली में वो ट्रांजेक्शन ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी। डीम टू बी कमर्शियल, डीम टू लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, तो उस केस में हम बोल देंगे कि भैया ये अरेंजमेंट आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। हमें क्या बेकरार करना है? गार में लाने के लिए, गार में घुसने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी अरेंजमेंट को IAA इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बताना पड़ेगा कि भैया ये अरेंजमेंट आपका इम्परमिसिबल है। अब इम्परमिसिबल है तो भैया इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी अपने हो सकते हैं। नाउ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय द इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट? तो भैया कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसका मेन पर्पस क्या है, एक ऐसी राइट्स, एक ऐसी ऑब्लिगेशन, पहली बात तो टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना है, टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना है, प्लस 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 आप एक ऐसा वो अरेंजमेंट जो है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जो कि नॉट ऑर्डिनरली क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन डीलिंग एट द आर्म लेंथ प्राइस, यानी कि कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ नॉट डीलिंग एट आर्म लेंथ प्राइस। आप जो नॉर्मली डील करते हैं उस ट्रांजैक्शंस में उसके जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो भी कुछ अलग होता है, या फिर जो नॉर्मली अगर हम डील करते हैं उस ट्रांजैक्शन में, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो मैं करता है, ये ट्रांजैक्शन अगर मैं नॉर्मली किसी बंदे के साथ कर रहा होता, ये किसी और तरीके से हो रखी होती, लेकिन क्योंकि आपको ये अरेंजमेंट करना था, टैक्स बेनिफिट लेना था, इसलिए आपने ये इसको अलग तरीके से घुमाया हुआ है। नॉर्मली ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। आपने मिसयूज़ किया है, अब्यूज़ किया अपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस का। इसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। प्लस इज़ एंटर्ड इंटू और कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ और इन एनी मैनर व्हिच इज़ नॉट ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड फॉर अ बोना फाइड पर्पस। नॉर्मली हम इस ट्रांजैक्शन को ऐसे नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग कब दिखाई देगी। ऐसे कौन-कौन से अरेंजमेंट्स हैं जिससे मुझे लगे कि भैया ये इसमें कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है। क्या कमी है? मैं बोलता हूँ कि विच होल इज इनकंसिस्टेंट विद और डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ इट्स इंडिविजुअल स्टेप्स और पार्ट, जो नॉर्मली उससे जो हमें लग रहा है उससे इनकंसिस्टेंट है, जो नॉर्मली जैसे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वैसे है ही, इनकंसिस्टेंसी मुझे दिख रही है। राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग है, पैसा फालतू में घूम घूम के आ रहा है पैसा। आप नंबर वन, ए पर्सन है, बी को दिया, बी ने सी को दिया, ए से सी को नहीं आना चाहिए था, खाली अपने ए से बी को दिखाया फालतू में। राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग है, या फिर इस कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करो, दूसरी कंट्री से वापस से इंडिया में शिफ्ट करो, दिस इज जस्ट अ राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। एकोमोडेटिंग पार्टी, जैसे मैंने बताया भी कि ए से बी के पास गया, बी से वापस सी के पास आया, ये ट्रांजेक्शन मैंने ऐसा ना दिखा के इस फालतू में इस कंपनी को इंक्लूड किया, बी को इंक्लूड किया। अकोमोडेटिंग पार्टी इज लाइक द थर्ड पार्टी। अकोमोडेटिंग पार्टी इज द थर्ड पार्टी जो अपने फालतू में इंक्लूड करी जस्ट टू आप एक तरीके से मेन ट्रांजेक्शन से किसी का ध्यान भटका सको, इसलिए आपने किसी अकोमोडेटिंग पार्टी को डाल दिया, आपने किसी कंट्री को फालतू में डाल दिया टैक्स बेनिफिट के लिए। या फिर एक ऐसे आप एग्रीमेंट करो जो कि ऑफसेट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं आपस में एक दूसरे एग्रीमेंट्स को। या फिर ट्रांजेक्शन विच इज कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्सन एंड डिसगाइज द वैल्यू, लोकेशन, सोर्स, ओनरशिप और कंट्रोल द फंड्स। या फिर इसके अंदर ऐसी लोकेशन इन्वॉल्व है आपके एसेट को लेके, आपके ट्रांजेक्शन को लेके, या और द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी पार्टी जिसका कमर्शियल जो विच इज विदाउट अ सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस देन द टैक्स बेनिफिट। यानी अगर हम इस लोकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, जैसे मैंने बोला, आप सिंगापुर को फालतू में इंक्लूड कर रहे हो भैया जी, आप फालतू में सिंगापुर को इंक्लूड कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते तो सिंगापुर का आपका लेना देना था ही नहीं, सिंगापुर से लेना देना था ही नहीं, बट जस्ट आपको अनड्यू एडवांटेज आपको देनी थी, आपको टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाना था, इसलिए आपने सिंगापुर को इंक्लूड कर दिया। ये सब चीजें क्या है? ये कमर्शियल चांस की लैकिंग है। एक्चुअली में ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, आप फालतू में घुमा रहे हो भैया, ट्रांजेक्शन को बढ़ा रहे हो। ठीक है? कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है ऑन द नेट कैश फ्लोज ऑफ द एनी पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि ये चीज ट्रांजैक्शन ऐसे घूमने वाली है, कोई टैक्स कोई रिस्क नहीं आ रहा। ये क्या बदतमीजी है जी, ये तो गलत हो जाएगा जी। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? ये सब चीजें मानी जाती हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई ना कोई ऐसे एग्रीमेंट में घुस रहे हो जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है? आपको ये सब चीजें आप कर पा रहे हो।
तो आप ये सब चीज़ें मैं बोलता हूँ कि ये आपकी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस की बात आती है। ये क्या आती है? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस की बात आती है। ठीक है। अब राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग जो मैंने एक वर्ड देखा था, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग क्या होती है? तो फंड्स आप ट्रांसफर कर रहे हो अमंग द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। फंड ट्रांसफर टू ट्रांसफर, 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 ट्रांसफर खेल रहे हो ताकि आप कमर्शियल सब्सटेंस उसमें देख ही ना पाओ कि ट्रांजैक्शन किसके पास कितनी घूम रही है। ठीक। एंड सच ट्रांजैक्शन डू नॉट हैव एनी सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस, कुछ नहीं है, खाली टैक्स बेनिफिट लेने का पर्पस है विदाउट हैविंग एनी रिगार्ड वेदर और नॉट द फंड्स इन्वॉल्वड इन राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग कैन बी ट्रेस नहीं कर पा रहे हो। ये सब चीजें बात देख लेना। राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग जस्ट बेसिकली आप फाइनेंसिंग को राउंड 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 घुमा रहे हो ताकि ट्रेस ना कर पाए और जस्ट बहुत सारी आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन दिखा दी कि भैया ट्रांजेक्शन बहुत सारी हैं, पार्टीज बहुत सारी इन्वॉल्व है, सब चीजें आपने दिखा दी जिन्होंने राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। अब एक बार अगर मैं बोलता हूँ कि वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गार, मैंने बोला कि जो गार में अप्रूवल अप्रूवल अब मुझे गार अप्लाई करना था, गार अप्लाई करने के लिए मैंने एक अरेंजमेंट उठाया। ठीक है। जो कि टैक्स बेनिफिट के लिए था और जो हमारे चार मैंने अभी दिए रीजंस, जो चार रीजन थे उसमें से कोई ना कोई एक हमारा कवर हो रहा है। क्या दिए? ऐसी ऑब्लिगेशन जो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, मिस यूज किया आपने कमर्शियल सब्सटेंस, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो जिस तरीके से होनी चाहिए थी वैसे नहीं है। उन चारों में से एक भी अगर कुछ होगा तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं बोल दूंगा इस अरेंजमेंट को मैं इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बता दूंगा। अब इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बताते ही मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सरकार क्या क्या एक्शन स्टेप ले सकती है। तो सरकार ये बोल सकती है कि वो डिसरिगार्ड कर देगी या फिर कंबाइन या रिकरेक्टराइज कर देगी आपको कोई भी स्टेप। अगर आपको अरेंजमेंट का कोई भी स्टेप गलत है तो उसको सही कर दिया जाएगा, उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा या फिर पूरे के पूरे एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। आप ट्रीट करोगे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट को एज इफ इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू। आपका जो ये एग्रीमेंट आप दिखा रहे हो ना, जो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपने दिखाया अपना जो अपना अरेंजमेंट दिखा रहे हो, हम मानेंगे कि कभी हुआ ही नहीं है। आपकी जो अकोमोडेटिंग पार्टी आप जो फालतू में ए से बी में ट्रांजेक्शन दी, बी से सी को दी वापस से और बी को आप फालतू में लेके हम बोल देंगे कि भैया ये ट्रांजेक्शन ए टू सी की ही हुई है, बी हमने कभी था ही नहीं इस पार्टी इस ट्रांजेक्शन के अंदर। आप रीलोकेट कर दोगे एक्सपेंसेस और इनकम को जो एक्चुअली में होनी चाहिए थी। आप रीलोकेट कर दोगे प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ अ पार्टी को या लोकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर हमने फालतू में लिया, इंडिया एक्चुअली तो इंडिया ट्रांजेक्शन इंडिया के साथ थी, हम भूल जाएंगे कि वो ट्रांजेक्शन कभी सिंगापुर के साथ भी हुई थी। ठीक है जी। आप कंसीडर या लुक करोगे अरेंजमेंट को, डिसरिगार्ड कर दोगे, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपने दिखाया हुआ है हम उसको डिसरिगार्ड कर देंगे या फिर रिकैरेक्टराइज कर सकते हैं इक्विटी को डेट में या डेट को इक्विटी में, कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट के अंदर, रेवेन्यू रिसीट को कैपिटल रिसीट के अंदर, एक्सपेंडिचर डिस्ट्रक्शन को रिबेट या रिलीफ को कैसे भी हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं। या फिर इक्विटी आपने दिखा रखी है बट एक्चुअली में वो डेट था उसको आप रिकैरेक्टराइज कर सकते हो, डेट से इक्विटी में आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। या फिर रेवेन्यू रिसीट जो आपके पास थी आपको वो कैपिटल रिसीट दिखानी थी, आपने कैपिटल रिसीट नहीं दिखाया, हम उसको कैपिटल रिसीट बता सकते हैं या फिर कैपिटल रिसीट से अब रेवेन्यू रिसीट में बता सकते हैं। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज जो सरकार आपके यहाँ पे ले सकती है। अब ये कब कब एप्लीकेबल नहीं होंगे गार के प्रोविजन, तो ये जो प्रोविजन हैं गार के वो कब कब अप्लाई नहीं होंगे। पहली बात तो जो टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है वो डज नॉट एक्सीड 3 करोड़, यानी अप टू 3 करोड़ पे गार एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका टैक्स बेनिफिट अप टू 3 करोड़ है, अगर आपका टैक्स बेनिफिट अप टू 3 करोड़ गार के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा बोलता है कि अगर आपके पास जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया है टैक्स ट्रीटी का एंड इन्वेस्ट कर रहा है लिस्टेड सिक्योरिटी या अनलिस्टेड सिक्योरिटी में अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस, तो उसने क्या किया है, उसने डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं लिया, प्लस वो इन्वेस्ट करता है किसके अंदर, इन लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में एज पर सेबी। ठीक है जी। मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, आई एम जस्ट राइटिंग ऐसे आपको रेफरेंस के लिए। तो भैया कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है जो कि इंडिया में डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं ले रहा है प्लस लिस्टेड सिक्योरिटी अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है और वो भी सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही कर रहा है, तो भी भैया हम ये बोल सकते हैं कि आपके ऊपर गार के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑफशोर डेरिवेटिव्स में या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में कर रहा है, या कोई भी ऐसी इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी इनकम आपको हो रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है जो कि इन्वेस्टमेंट की गई थी ऑन और बिफोर मेड बिफोर 1 अप्रैल 2017 से पहले, कोई भी आपने इन्वॉल्व आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे कोई भी आप ट्रांजेक्शन ऐसे कर रहे हो, कोई भी इनकम हो, चाहे वो गेन की इनकम हो, चाहे वो नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कुछ भी हो रही है, कुछ भी इनकम आपको वहां से हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से जो आपने कभी की थी 1 अप्रैल 2017 से पहले, तो भी गार आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गार। आपको बस थोड़ा-सा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि गार एक्चुअली में होता क्या है। दिस इज़ जस्ट टू अवॉइड टैक्स अवॉइडेंस को अप्लाई अलाउ अला उसको टैक्स अवॉइडेंस से बचने के लिए हम गार में घुसते हैं। गार लाए गए हैं एक्चुअली में।
ठीक है जी। नाउ ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मार्जिनल रिलीफ का है। मार्जिनल रिलीफ के बाद हम बात करेंगे टैक्स अल्फा के बारे में, एंड दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। तो इसके बाद अब आई थिंक मुश्किल से 10 मिनट और हैं, 10 मिनट का और पेशेंस कर लो। ऑलरेडी क्लास आई नो 50 मिनट्स की हो चुकी है, 50 मिनट्स, बट मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे और आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं, ट्रिपल ई, ईईटी एंड ईटीई। अब ई इज फॉर द एग्जम्प्ट, ई किस चीज के लिए, एग्जम्प्ट के लिए है। टी इज फॉर द टैक्सेबल के लिए है। ठीक है जी। अब हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करते हो, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, फिर आपको इनकम जनरेशन होती है, और फिर आप क्या करते हो, आप सेल कर देते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो दिस इज अ स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट। स्टेज 3 जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया वहां से जो यील्ड आ रही है आपके पास, जो रिटर्न आ रही है, दिस इज ऑल अबाउट द यील्डिंग इंटरेस्ट एंड रिटर्न। इन द स्टेज 3 जब आप ट्रांसफर करते हो सिक्योरिटी को या विदड्रॉ कर लेते हो अमाउंट, अपने जो अमाउंट आपको क्लोज करना है, आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो होता क्या है अभी, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, वो ऐसा हो सकता है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ऑल 3 स्टेजेस पे, तो वो ट्रिपल ई कंडीशन में जाएंगे। यानी जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो भी आपको डिडक्शन मिल गई, एग्जम्पशन मिल गई एक पर्टिकुलर अमाउंट की, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम मिल रही है, वो भी एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। जब आप विड्रॉ करोगे तो भी एग्जाम्प्ट है जी। इन्वेस्टमेंट करी तो एग्जम्पशन मिल गई, इनकम मिली तो एग्जम्पशन मिल गई, आपने विड्रॉल एग्जम्पशन मिल गई, तो वो ट्रिपल ई वाली कंडीशन में जाएंगे। यानी अगर आपको तीनों स्टेजेस पे अगर आपको एग्जम्पशन मिल रही है, तो दे विल फॉल अंडर ट्रिपल ई कैटेगरी। लेकिन अगर एंड हेयर द एग्जम्पशन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट्स आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अगर आपको दूसरी इनकम मिले तो रिटर्न जो भी इनकम आपको मिल रही है वो टैक्स बेनिफिट, उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगी टैक्स से, वो टैक्स नहीं लगेगा उस इनकम के ऊपर। लास्टली कोई टैक्स नहीं लगेगा जब आप उस पर आप उसको अपनी पोजीशन पर उसमें से पैसा विड्रॉल करोगे। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकते हैं जो ईटीई हो। ईटीई कैसे, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको एग्जम्पशन मिल गई, डिडक्शन मिल गई, उसका जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन जब विड्रॉ करोगे पैसा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। या फिर उल्टा हो सकता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो भी एक डिडक्शन मिल गई, जो आपको जो इनकम हो रही है वहां से तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब पैसा विड्रॉल करोगे तो टैक्सेबल है, तो वो ईटी में जाएगा, उससे पहले वाला ईटीई में जाएगा। तो बेसिकली आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो। सो वो ईटीई में जा सकता है, ईईटी में जा सकता है, या फिर ट्रिपल ई में भी जा सकता है। एंड ई इज फॉर द एग्जाम, टी इज फॉर द टैक्सेबल। 3 स्टेजेस होती है इन्वेस्टमेंट की, इनकम की, एंड द लास्ट वन इज द इनकम, जब इन्वेस्टमेंट अपनी सेल कर देते हो, विड्रॉल कर लेते हो अपना अमाउंट पहले से। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से। मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोले तो सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना तक कितना टैक्स लग सकता है इंडिविजुअल के हाथ में, अगर वो सबसे ज्यादा स्लैब में हो, सबसे हाईएस्ट स्लैब में हो, हाईएस्ट सरचार्ज के लग रहा हो उसके ऊपर, तो मैक्सिमम रेट करते हैं। तो भैया अगर आप ओल्ड रिजीम की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो 30% स्लैब है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, प्लस जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 37% लग सकता है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी द 4%, तो ये आपका कितने निकलेगा 42.744%। तो यानी अगर कोई वैसे ऐसा बंदा है जो हाईएस्ट इनकम पे है, अनिल अंबानी ले लो, मुकेश अंबानी ले लो, हाईएस्ट इनकम पे है, सरचार्ज भी हाईएस्ट लग रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा, तो उसके ऊपर मैक्स टू मैक्स किसी बंदे के ऊपर इंडिया में ओल्ड रिजीम के केस में, इंडिविजुअल के केस में 42.744% टैक्स लग सकता है, विच इज एक्चुअली क्वाइट अच्छा खासा इंटरेस्ट, मतलब अच्छी खासी परसेंटेज है। इसलिए बोलते हैं कि इंडिया में जो टैक्सेस हैं वो थोड़े से अजीब है, इतने नहीं होने चाहिए, नॉर्मली थोड़े कम होने चाहिए, लोग इनकम नहीं छुपाएंगे। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग से, आपकी जो टैक्स रेट होनी चाहिए, जितने थोड़े कम रहेंगे, लेवल में रहेंगे प्रॉपर, तो जो अमीर लोग हैं वो टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, वो भी टैक्स अपना ऑफर करना स्टार्ट कर देंगे। 42.744% इज लाइक क्वाइट हाई नंबर यार, आप अप्रोक्सीमेटली रफली अराउंड टू 50% आप टैक्स ही लेके जा रहे हो, तो कौन ऑफर करना चाहेगा। एनी विच वेज, तो मैक्सिमम मार्जिन रेट बोले तो मैक्स टू मैक्स एक इंडिविजुअल के ऊपर कितना टैक्स लग सकता है, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिनकी हम 30%, 37% मैक्सिमम सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी इक्वल टू 42.744%। एंड हाउएवर व्हेन आई टॉक अबाउट द न्यू रिजीम, अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो देखो 30% तो तब भी लगेगा, बट वहाँ पे सरचार्ज की कैपिंग 25% हो जाती है, प्लस 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो वहाँ पे जो आता है वो 39% हो जाता है न्यू रिजीम के केस में। इफेक्टिव टैक्स रेट बोले तो क्या होता है, इफेक्टिव टैक्स रेट यानी एप्लीकेबल टैक्स रेट आपके ऊपर क्या लग रहा है। अगर आपको नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल इफेक्टिव टैक्स रेट क्या लग रहा है, तो मैंने कहा आपके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है, उसके अंदर आप हेल्थ सरचार्ज ऐड कर दो एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो, नॉर्मल आपको पता चल जाएगा अगर आपके ऊपर क्या टैक्स रेट लग रहा है इस समय, तो इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द टैक्स अल्फा। टैक्स अल्फा क्या होता है, टैक्स अल्फा इज द कॉन्सेप्ट दैट एड्स वैल्यू टू द पर्सनस पोर्टफोलियो बाय इंप्लीमेंटिंग साउंड टैक्स स्ट्रेटजीज। यानी कि टैक्स अल्फा मेक श्योर दैट टैक्स डू नॉट अननेसेसरली ईट अवे द वेल्थ ऑफ द पर्सन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स अल्फा इज टू मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स। तो टैक्स अल्फाज में क्या होता है, बेसिकली आप अपनी एक स्ट्रेटजी, आप अपने टैक्स पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रेटजी ऐसी बना रहे हो, एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हो जिससे आपके ऊपर जो टैक्स है
वो इतना ना लगे और आपकी वेल्थ सारी खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेच सकते थे, आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, आपने अपना लॉस बुक करना है। बेसिकली अगर आपके ऊपर लॉस है तो आपने लॉस बुक कर लिया, आप जनवरी मार्च के महीने में अपने टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम कर लिया, एंड देन आपने वापस से उन सिक्योरिटीज में परचेज कर लिया। तो आप पोजीशन उतनी रही, बट आपने लॉस बुक कर लिया। आपने क्या किया, अपना लॉस बुक कर लिया एंड आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम कर ली। तो आप इस तरीके से मैनेज करो अपनी स्ट्रेटेजीज को। आप क्या करो, पर्सन अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके से ऐसी स्ट्रेटेजीज लगा रहे हैं, टैक्स की स्ट्रेटेजी इस तरीके से लगा रहे हैं जिससे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम आए, और आपकी जो टैक्स ऐसा ना हो कि आपने जो वेल्थ इनकम अर्न की, जो अपनी वेल्थ अर्न करी वो सारी टैक्स में निकल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी इन सच अ वे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी थोड़ी सी कम आए और आप अपनी वेल्थ को बचा पाओ, रादर देन जस्ट गिविंग पेइंग दैट ऑल दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ठीक है जी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड आई नो अभी हमारे एनेक्जर्स रह गए हैं, जो कि मैं एक अलग से एक छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अलग से एक वीडियो बनाएगी, 15-20 मिनट्स की लगेगी एक वीडियो, वो अलग से एक बनाएंगे जिसमें एनेक्जर्स डिस्कस कर लेंगे, डिफरेंट टैक्स रेट जो भी एएमटी हमने देखे, एक बार उसको फटाफट से देख लेंगे। मुझे एक दो चीजें वहाँ पे समझानी भी हैं, तो वो अलग से ही करेंगे। बाकी इस वीडियो में ये पर्टिकुलर ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट में हम ऑलरेडी चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अच्छे से। अब आप एक बार जो क्वेश्चन है वो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा से एक बार चैप्टर्स की जितनी रीडिंग्स है उनको गो थ्रू कर लेना वापस, एंड यू विल बी ऑल डन अंडरस्टैंड। ठीक है जी, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट चैप्टर में गुड्स है, एक वीडियो रहेगी नेक्स्ट की सेपरेटली, एंड हम सीधा मिलेंगे न्यू चैप्टर के स्टार्ट। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।